तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सेल के आंतरिक प्रतिरोध की, कि यह क्या होता है और इसका मात्रक क्या होता है, किससे प्रदर्शित करते हैं, किन किन बातों पर निर्भर करता है, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आइए बच्चों सबसे पहले देखते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो देखो सेल होता है और सेल में क्या होता है, घोल भरा होता है। और सेल का जो घोल है, हमने क्या कहा, सेल का जो घोल होता है वो वैद्युत धारा के मार्ग में, वैद्युत धारा के मार्ग में क्या, एक प्रकार का प्रतिरोध उत्पन्न करता है, या कहो अवरोध उत्पन्न करता है। सीधे बच्चा क्या कहो, अवरोध। अवरोध मतलब रुकावट, क्या, रुकावट उत्पन्न करता है। बस इसी रुकावट को ही हम लोग बच्चा क्या कहते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो हमने क्या कहा कि सेल के घोल द्वारा, क्या कहा, सेल के घोल द्वारा वैद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध, या कहो उत्पन्न बाधा, या कहो उत्पन्न रुकावट, या कहो उत्पन्न प्रतिरोध। आप कुछ भी कह सकते हैं भाई, बाधा कहो चाहे रुकावट कहो। बाधा अगर आपके मार्ग में आएगी तो आप रुक जाएंगे ना, यानी कि रुकावट ही तो हुई। अवरोध कहोगे, अवरोध उत्पन्न होगा, इसका मतलब वो भी क्या हुई, रुकावट। तो इसी रुकावट को ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चा, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो पुनः एक बार बताएंगे क्या, कि सेल के घोल द्वारा वैद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे बच्चा मेरा स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो आइए हम लोग लिख लेते हैं परिभाषा, क्या, कि सेल के, हमने क्या कहा, सेल के घोल द्वारा, सेल के घोल द्वारा वैद्युत धारा, वैद्युत धारा के मार्ग में, के मार्ग में उत्पन्न अवरोध, अवरोध, अवरोध को क्या कहते हैं बच्चा, सेल का, अवरोध को ही सेल का आंतरिक, सेल का क्या बच्चा हमने कहा, आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे स्मॉल आर से, इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। इसे बच्चा किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चा इसका अगर सूत्र हम देखें तो इसका सूत्र होगा स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर और उसके बाद में E/V -1 और मात्रक बच्चा ओम, क्या होगा, ओम। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि यह किन किन बातों पर निर्भर करता है, यह किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो देखिए ये जो है सेल की दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। हम क्या कहेंगे कि किसी वैद्युत सेल में कितनी बच्चा, दो प्लेटें होती हैं। कितनी प्लेटें होती हैं, दो प्लेटें होती हैं। और दोनों प्लेटों मीन्स ये हमारी, हमने कहा पहली प्लेट रही और ये रही दूसरी प्लेट। इन दोनों प्लेटों के जो बीच की दूरी होती है, मीन्स गैप होता है, उसके क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है। तो ये आर जो है बच्चा, स्मॉल आर, हम क्या कहेंगे, स्मॉल आर दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो पॉइंट नंबर 1, यह सेल की दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। नंबर 2, घोल में डूबे प्लेटों के क्षेत्रफल के व्युत क्रमानुपाती होता है। जबकि सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो आर होता है वो घोल में डूबी हुई प्लेटों का जो क्षेत्रफल होता है। भाई प्लेटें जब घोल में डूबेंगी, सोचो बच्चा ये दोनों प्लेटें हैं, तो ये जितना घोल में डूबी है, तो जितनी प्लेट घोल में डूबी है उस डूबे हुए भाग के क्षेत्रफल के क्या होता है बच्चा, व्युत क्रमानुपाती होता है। अर्थात हम क्या कहेंगे कि R जो है वो क्या होता है,
व्युत्क्रमानुपाती किसके? क्षेत्रफल के। बच्चा किसके होता है? क्षेत्रफल के, यानी कि R व्युत्क्रमानुपाती A। अब उसके बाद में नंबर अगला कि वैद्युत अपघट्य की सांद्रता बढ़ाने पर बढ़ता है। सांद्रता बोले तो कंसंट्रेशन, यानी कि सॉल्यूशन को जैसे जैसे तुम गाढ़ा करोगे, क्या करोगे? सांद्रता मीन्स उसे गाढ़ा करिए। क्या बच्चा हमने कहा? गाढ़ा करो, ठीक है। तो क्या बना कि अगर हम अपघट्य की सांद्रता बढ़ाएंगे मीन्स घोल को जितना गाढ़ा करेंगे उतना ही R का वैल्यू भी क्या होगा? बढ़ेगा। यानी कि क्या बना कि वैद्युत अपघट्य की सांद्रता बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r का मान बढ़ता है। फिर नंबर अगला, वैद्युत अपघट्य एवं प्लेटों के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये इस बात पर भी बच्चा निर्भर करता है कि प्लेटों और पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। मीन्स प्लेटें हमारी किसकी बनी है और उनके मध्य कौन सा पदार्थ भरा है, इस बात पर भी निर्भर करता है। मीन्स किसकी प्लेटें बनी हैं और पदार्थ उसमें कौन सा यूज किया गया है, मीन्स माध्यम का जो पदार्थ है वो क्या रखा है, तो इस पर भी तो डिपेंड करेगा। अब जाहिर सी बात है कि जैसे आप रोटी खाते हैं तो रोटी आटे की बनी हुई है या फिर चने की आटे की बनी है, तो उस पर स्वाद डिपेंड करता है। ऐसे ही यहाँ पर पदार्थ पर भी ये निर्भर करता है। कौन बच्चा? आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r। एक बात और ध्यान रखना, ये जो स्मॉल r का मान होता है ये नियत नहीं रहता है। ये हमने क्या कहा बच्चा? नियत नहीं रहता है। तो नियत नहीं रहता इसका मतलब क्या है? इसका मान बदलता रहता होगा। क्या? बदलता रहता है। अब सोच रहे हो कैसे बदलता है? तो देखिए, जैसे जैसे हम सेल का यूज करते जाएंगे, सेल का क्या करेंगे? यूज करते जाएंगे, वैसे वैसे आंतरिक प्रतिरोध का मान बढ़ता जाता है। तो सीधे यूं कहो कि जैसे जैसे हमारा सेल डिस्चार्ज होता जाएगा, जैसे जैसे हमारा सेल डिस्चार्ज होता जाएगा, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r क्या होता जाएगा बच्चा? इंक्रीज होता जाएगा। क्या होगा? इंक्रीज होता जाएगा। यानी कि सेल डिस्चार्ज और आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या होगा? बढ़ता जाएगा। तो बच्चा एक बार हम पुनः बता देते हैं क्या कि सेल के घोल द्वारा वैद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। उसके बाद में ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? सेल की दोनों प्लेट के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है तथा घोल में डूबे प्लेटों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसके बाद में वैद्युत अपघट्य की सांद्रता बढ़ाने पर क्या होता है? सांद्रता बढ़ाने पर इसका मान क्या होता है बच्चा? बढ़ता है। फिर वैद्युत अपघट्य एवं प्लेटों के पदार्थ की प्रकृति पर यह निर्भर करता है। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।